नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं देश की बात मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मेलबर्न में आयोजित होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी फेसबुक पर उस पोस्ट के नीचे दी गई थी जिसमें मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम का प्रचार किया जा रहा था। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू मुस्तफा नाम के एक फेसबुक अकाउंट से टिप्पणी की गई जिसमें लिखा था, बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रहे वरना वो ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आने के तुरंत बाद मामले को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के पास भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने इस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये टिप्पणी किसने की और इसके पीछे क्या मंशा थी। साथ ही अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन हुआ है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई 2 किताबों को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बेहद गंभीर। इन किताबों में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद और अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट को महान हस्तियां बताया गया है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने शनिवार एफआईआर दर्ज करके छापेमारी शुरू कर दी है। विवादित किताबों में से एक हिलाल अहमद और संतोष मीना की पर्सनल एवं लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इसे जम्मू की ओबराय बुक सर्विस ने प्रकाशित किया है। दूसरी किताब सुशांत गिरी की ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर है। इसे दिल्ली के अनुराग प्रकाशन ने पब्लिश किया है। अधिकारियों के मुताबिक एक किताब के 123 प्रतियां जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में भेजी गई थी, जबकि दूसरी किताब की 128 प्रतियां जम्मू और बारामूला जिलों में बांटी गई थी। भाजपा ने इसे एकेडमिक जिहाद बताते हुए किताबों पर बैन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह जैसे लोग पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाते थे। राजधानी पटना को हाईटेक और स्मार्ट सिटी बनाने के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, आज हम इसकी पोल खोलेंगे। करोड़ों रुपए की लागत से शहर में आधुनिक बस स्टॉप बनाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल जुदा है। राष्ट्र टीवी के विशेष कार्यक्रम पब्लिक प्लेटफॉर्म के तहत हमारे संवाददाता संजय कुमार ने पटना हाईवे अड्डे के एग्जिट गेट और अन्य इलाकों के बस स्टॉप का जायजा लिया, जहां अधिकांश बस स्टॉप आज खुद बदहाली के आंसू रो रहे हैं। कहीं छतें टूटी हैं तो कहीं बैठने की जगह तक नहीं है। यात्रियों, महिलाओं और बच्चों के लिए न तो पीने का पानी है और न ही शौचालय की व्यवस्था। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों की ये योजनाएं सिर्फ खाना पूर्ति साबित हो रही हैं। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि निर्धारित जगह पर गाड़ी खड़ी करने के बावजूद पुलिस नो पार्किंग के नाम पर उनका चालान काट देती है। जनता से टैक्स वसूलने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ जर्जर और धूल फांकते बस स्टॉप बचे हैं, जो सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये स्थिति बनाई गई है इस एयरपोर्ट पे? हम लोग के माध्यम से समझिए कि फॉल्स है। ये कोई काम का सरकार नहीं है। इस सरकार को सिर्फ जनता से वोट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब वोट ले लेता है उसके बाद कोई काम नहीं है। ये स्टॉपेज पे लोग रुकते हैं। अरे स्टॉपेज नहीं है, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है। इतना भारी हम लोग एयरपोर्ट ऑटो चालक चलाते हैं। सरकार का रुपया कमाते हैं, बताइए हम लोग 2 रुपया कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, ऑटो लगाने के लिए जगह नहीं है। इधर लगाइएगा तो ट्रैफिक वाला आएगा, कहेगा 1000 रुपया फाइन दो भैया, कहाँ से दीजिएगा। सब सोचने की चीज है। पार्किंग था 40 रुपया था, हम लोग ने पार्किंग दिया,
10 मिनट का 40 रुपया लेता था, बताइए 5 मिनट का 40 रुपया लेता था, ये सब क्या है? क्या लगता है कि इस पटना एयरपोर्ट के जो बाहर एग्जिट गेट है उसके बाहर यात्री रुकते हैं यहाँ पे? इतना गंदा है सर, कौन रुकेंगे? आप ही बताइए, हम्म। देख लीजिए आप हाल। बस स्टॉप बनाया गया है, लगता है कि धूप छांव पानी बारिश आ जाए तो कहाँ छिपेंगे? नहीं ऐसा कोई आपको लग रहा है कि बच जाएंगे आप? अब बैठ के देखिए, पानी आएगा बच जाएंगे, देखिए तो हाल। अब उधर कैमरा घुमा के देखिए, देख लिया इसलिए देख लिया पूछ ना रहा है। सर। क्या लगता है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस तरह से पूरे पटना में बनाया गया है? कई जगहों पर स्थितियां यही है अमूमन। बहुत जगह बहुत सारा देखिए, जहाँ पर है बस स्टॉप वहाँ पर बैठने का लायक नहीं है, वहाँ गंदगी है बहुत सा। आम पब्लिक भी गंदगी बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि गंदगी ऊपर से आता है, पब्लिक ही करता है। क्या लगता है कि सरकार को इस तरह के मेंटेनेंस करना चाहिए? आपको लगता है कि जब मेंटेनेंस तो नगर निगम वाला सरकार क्या करेगी, वो तो नगर निगम ध्यान देना नगर चाहिए। निगम से ही अंतर में आता है। हाँ, वो तो बात कहना सही है आपका। ये जो बस स्टॉप बनाया गया है करोड़ों रुपए की लागत से ये बना होगा जगह जगह पर। जी सर, कैसी स्थिति देख रही है आप? कैसे स्थिति देख रहे हैं इस चीज? इसका रिपेयरिंग समय समय पर नहीं होता है सर। देखिए ऊपर में जो करकट है वो नहीं है, सब ऐसा ही है। पूरा लाइट वाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है, नेटा पोटा है सब, कोई पूरा सब गंदा है। साफ सफाई भी नहीं है। लगता है कि ऐसा? सरकार सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह से जनता का पैसा लेती है, जेब से टैक्स लेती है, उसके बाद इन सभी चीजों को बनाया जाता है, लेकिन उसका रख रखाव नहीं होता है रख रखाव तो नहीं है सही। सही से। यात्री यहाँ रुकते हैं? नहीं रुकते हैं सर, कौन रुकेंगे ऊपर धूप में, ऊपर से तो है नहीं करकट। इधर पंजाब में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में टूट के आसार बढ़ गए हैं। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और प्रदेश प्रधान राजा वंडिंग की लड़ाई में नवजोत सिद्धू गुट की भी एंट्री हो गई है। सिद्धू के करीबी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने राजा वंडिंग के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने चन्नी की मीटिंग को लेकर भी हाईकमान पर सवाल उठाए कि नतीजे लेने में देरी की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने प्रधान पद के लिए संगठन चलाने की क्षमता और योग्यता को देखने की बात भी कही। उन्होंने मजबूत नेता को कमान सौंपने की भी बात कही है। हालांकि अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने औपचारिक तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा है। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रधान राजा भी पावर गेम खेलने लगे हैं। चन्नी की भीड़ जुटाने के बदले राजा घर घर जाकर नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बंद कमरे में मुलाकात कर वंडिंग समर्थन जुटा रहे हैं। राजा की कोशिश है कि जब चन्नी दावा करें कि उनके पास 50 से ज्यादा नेताओं का समर्थन है तो वंडिंग भी अपने आंकड़े हाईकमान के आगे रख सकें। चन्नी वंडिंग को ही प्रधान बनाए रखे जाने से नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां के सैदपोरा इलाके में शनिवार शाम से चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव थे। एक आतंकी जाकिर अहमद गनी उन 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिसे पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था। दूसरा आतंकी जाकिर का साथी लतीफ भट्ट है। सुरक्षा बलों को शोपिया के सैदपोरा पाइन के पास छानपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। घेराबंदी के दौरान जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। अंधेरे के कारण एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन रात में रोक दिया गया था। यह ऑपरेशन शुक्रवार दोपहर को शुरू किया गया था जब 7 गांव वाले मीमंदर इलाके के एक बाग में लगे सेना के कैमरे में ये 2 आतंकी दिखाई दिए थे। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कई टुकड़ियों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और शाम तक 4 गांव खाली करा लिए। सेना की खास एंटी टेररिज्म यूनिट विक्टर फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो और सरकार का सही साथ मिले तो बंजर और पड़ती पड़ी जमीन भी दोबारा सोना उगलने लगती है या फिर दोबारा सोना उगाया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गोवा के साकरी विरडी के किसानों ने, जिन्होंने करीब 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपनी पुश्तैनी जमीनों को फिर से जोतकर खेती के योग्य बना दिया है। इस साल के कृषि सीजन में किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर लगभग 1,80,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि को फिर से फसलों से लहलहाने के लिए तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों यानी कि 20 सालों से ये पूरी जमीन पूरी तरह पड़ती और बंजर पड़ी हुई थी। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी इस
तकदीर को बदलने में सूबे के मुखिया डॉक्टर प्रमोद सावंत के प्रयासों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। दरअसल इस कृषि भूमि से सटे बांध के टूटे होने के कारण समंदर का खारा पानी सीधे खेतों में घुस जाया करता था, जिससे पूरी फसल और जमीन दोनों ही बर्बाद हो जाती थी। खारे पानी के इसी संकट की वजह से मजबूरन किसानों को अपनी खेती छोड़नी पड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किसानों के इस दर्द को समझा और सरकार और कृषि विभाग के जरिए युद्ध स्तर पर इस बांध की मरम्मत करवाई। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को हर संभव मदद देकर दोबारा खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। नमस्कार। फिलहाल गोवा में बारिश का मौसम शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इस वजह से जो किसान है वो खेतों में हल चलाने के लिए तैयार है। किसान खेत में उतर चुके हैं धान उगाने के लिए। हम अभी है विरडी गांव में, जहाँ पे कारे खाजन शेती जो है वहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग की एक नई दिशा शुरू हुई है। ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हो, ये खेत तकरीबन 20-25 साल से बंद था कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो बांध था वो टूटा हुआ था या यहाँ पे पानी जो है वो भर गया था। लेकिन इस साल गांव के लोगों ने, गांव के किसानों ने इकट्ठा होके ये फैसला लिया कि इस साल हम जो है ये खेती करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का धन्यवाद मानूंगा कि ये खेती करीबन 25 साल बंद थी और इसका बहुत कारण थे कि इधर जो हमारा बांध है, बांध को ये जब नदी से पानी आता था बांध टूट चुका था। बहुत ऐसी समस्या थी कि पेड़ बड़े बड़े उधर उगले थे, तो ये समस्या थी कि क्या करने का। तो एक बार हम सीएम साहब को मिले। सीएम साहब को बोला कि साहब हमारा खेती सब 25 साल पेंडिंग है, तो हम कुछ नहीं कर सकते कि क्योंकि नदी से पानी आ रहा है, बांध टूट गया है, हमारा इधर खेती करने को बहुत पेड़ हुआ है अंदर से खेत में, तो ये खेती करने को हमें अभी मुश्किल है, तो कुछ तो हेल्प कीजिए। तो क्या चाहिए, कुछ चाहिए खेती करने के लिए, कुछ चाहिए, कितना हेल्प चाहिए, वो सब सीएम साहब ने सब बाकी का डिपार्टमेंट को बोल के ये लोगों को हेल्प करो और ये खेती इस 26 में होनी चाहिए, ऐसा बोला। तो बाद में हमारा WRD डिपार्टमेंट का विनोद भंडारी साहब, उन्होंने भी हमारे बहुत हेल्प किया। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यशवंत गाउस JDO, वो भी बहुत बड़ा हेल्प किया। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जैनित वाटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसमें 100 टूरिस्ट फंस गए हैं। उन्हें रस्सी की मदद से निकाला गया। नाला सोपारा में सड़क पर पानी भरने से 20 कारें उसमें डूब गईं। मुंबई में 64 पेड़ गिर गए और 8 मकानों की दीवारें ढह गई। मुंबई में अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से 2 लोगों की भी मौत हो गई है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहां रविवार को अचानक मौसम बदलने के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर नाव चलाने की नौबत आन पड़ी। इधर भावनगर में एक कार पानी में बह गई। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार रात आधे घंटे की अंदर ही 30 मिलीमीटर पानी बरसा। टाटीबंध में घरों में भी पानी भर गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में तेज बारिश में एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 साल के शख्स की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसा रविवार दोपहर करीब 12:40 का है, जहां कुर्ला वेस्ट के नौपाड़ा इलाके में हिंदी BMC स्कूल के पास ये घटना हुई। अधिकारी के अनुसार पीड़ित यूनुस कुंडावाला को मलबे से निकालकर फौजिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने ये बड़ी घोषणा की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति
कुमार पारस समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इस अवसर पर पशुपति कुमार पारस ने केंद्र सरकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने की भी मांग एक बार फिर से दोहराई है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हमारे बड़े पापा, हमारे भगवान और उन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। पटना प्रदेश कार्यालय में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम हमारे सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे और सबों ने माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया, उनके पुराने दिनों को हम लोगों ने याद किया। बिहार में लगातार एनकाउंटर का खेल चल रहा है, भरत तिवारी कैसे देखें? देखिए, जो ये घटना हुई और जिस तरीके से इस घटना के बाद वहाँ के जो पब्लिक का, वहाँ के नागरिकों का जिस तरीके से समर्थन और जिस तरीके से उनका रिएक्शन देखने को मिला, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और इस पे जांच रखी है और देखते हैं जांच के बाद क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जिस तरीके से दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है, दो पासवान की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उस पर भी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी इस तरीके का बात होना चाहिए। सरकार को उस पर भी जवाब तलब करनी चाहिए, उस पर भी जांच बैठाना चाहिए। इस पर जांच बैठा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बिहार प्रदेश में गरीबों पे और जिस तरीके से बिहार प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं, जीतन राम मांझी जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग भोजपुर पुलिस, पहला बयान। दूसरा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस को जो गोली मारेगा उस पर एक्शन होगा। इसको कैसे? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो पुलिस पे गोली चलाएगा उस पे भी गोली चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इधर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच अहम मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सबसे प्रमुख विषय भरत तिवारी एनकाउंटर मामला रहा है। हाल के दिनों में इस मामले ने बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचा रखी है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की आगे की रणनीति को लेकर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। चुनावी तैयारियों, उम्मीदवार चयन और एनडीए की रणनीति सहित कई राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बैठक के बाद किसी भी नेता की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ऐसे में फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में क्या कदम उठाती है और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति क्या रहती है। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने यूरोप दौरे से लौट आए, उसके बाद ही मानसून सत्र में शामिल होकर विपक्ष की भूमिका निभाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा का सत्र शुरू होते ही तेजस्वी यादव अक्सर विदेश दौरे पर चले जाते हैं और जब तक वे लौटेंगे तब तक सत्र लगभग समाप्त हो चुका होगा। इस दौरान मंत्री संजय सिंह ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि आज देश भर में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। बिहार प्रदेश कार्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान की सिर्फ कर्म भूमि ही नहीं थी, बल्कि उनके लिए मां के समान थी। रामविलास पासवान की आज जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह हैं, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सर, आज जयंती मनाया जा रहा है, किस तरह से जयंती को लेकर? देखिए, आज का दिन जो है हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश में इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और यही कारण है कि जहां पूरे देश में इस दिन को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं पे बिहार में प्रत्येक जिला में, चाहे हमारे पंचायत के अध्यक्ष हो, प्रखंड के अध्यक्ष हो, जिला के अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, सभी अपने अपने जिला में इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और
खासकर हाजीपुर, जिसको हमारे सरदार रामविलास पासवान जी जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, वो अपनी माँ का संज्ञा देते थे हाजीपुर को, और उस हाजीपुर में जिन्होंने अनगिनत वैसे काम किए जो आज भी लोगों के लिए वो यादगार काम है, उस हाजीपुर में आज सुबह से समाज के हर एक तबके के लोग जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर आज हाजीपुर पहुंचे हुए हैं और उस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। चिराग पासवान आज पटना में नहीं है, क्या वजह है? देखिए, इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं, और जब पूरे देश में कार्यक्रम को मना रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हमेशा पटना में या हाजीपुर में रहने का काम करते थे। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनसे मांग किया था कि आप हमेशा वहाँ रहते हैं, इस बार कम से कम उत्तर प्रदेश में आए और आकर हम लोग को समय देने का काम। पॉलिटिकल सवाल है संजय जी, जिस तरीके से बहुजन वहाँ पंचायत बुलाया गया, आपकी पार्टी के नेता चिराग पासवान वहाँ गए मिलने के लिए भरत तिवारी से, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने भी उससे दरकिनार कर लिया है। कल तक वो पूरी तरीके से बहुजन के लिए तैयार थे उस पंचायत में जाने के लिए, अचानक बदल रहा। देखिए, क्या है ना कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार में कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना होता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले वहां पहुंचने का काम करती है, और जहां हमारे नेता नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे हमारे चाहे बिहार सरकार के माननीय मंत्री हो, माननीय विधायक हो, संगठन के हमारे लोग हो, वो वहां पर हमारे नेता के निर्देश पे पहुंचते हैं और पहुंच के जो भी मदद होता है हम लोग उसको करने का काम करते हैं। भारतीय तट रक्षक बल ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बेहद चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भारतीय तट रक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी से बहकर गई वैज्ञानिक डेटा बॉय को सुरक्षित निकाला है। यह सफल कार्रवाई एक बड़ी सफलता के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में ये अपनी निर्धारित स्थिति से बहकर दूर चली गई थी। ये एक MOES NIOT वैज्ञानिक डेटा बॉय है। भारतीय तटरक्षक बल ने इसको सफलतापूर्वक खोजकर सुरक्षित अपने नियंत्रण में ले लिया है। चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच भारतीय तटरक्षक बल के जहाजी रानी गेंदी न्यू के लिए अभियान को पूरा किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये अभियान समुद्र में वैज्ञानिक उपकरणों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति भारतीय तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। जानकारी के अनुसार ये वैज्ञानिक डेटा बॉय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तट के पास अपनी निर्धारित स्थिति से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बह गई थी। समुद्र में तेज हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद तटरक्षक दल ने सटीक खोज अभियान चलाकर इस बहुमूल्य वैज्ञानिक उपकरण को सुरक्षित बरामद कर लिया। ये डेटा बॉय समुद्री वातावरण से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े जैसे समुद्र की लहरों, तापमान, धाराओं, मौसम तथा अन्य समुद्री परिस्थितियों का डेटा एकत्र करती है। इन आंकड़ों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, समुद्री अनुसंधान, तटीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा समुद्री गतिविधियों की निगरानी में किया जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार की सख्त कार्रवाई और 600 से ज्यादा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान विरोध ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रमुख आंदोलनकारी नेता शौकत नवाज मीर की नजरबंदी से भड़के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद को खुली चुनौती देते हुए भारत से मदद की मांग की। JAC ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, गुलाम उनके नियंत्रण में है, शाह कैद में है। पाकिस्तानी शासन के तहत भारी कमी, व्यवस्थित क्रूरता और गंभीर मानवीय संकट को उजागर करते हुए जम्मू कश्मीर JAC के मुख्य सदस्य सरदार अमन खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वायरल वीडियो में सरदार अमन ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मेंढर, पूंछ, राजौरी, डोडा के लोगों से हम वहां के लोगों से अपील करते हैं। इस तरफ राशन की कमी है, दवाओं की कमी और हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें आपकी मदद चाहिए। पाकिस्तानी नियंत्रण से निकलने की स्थानीय लोगों की बेताबी को उजागर करते हुए JAC नेता ने सीमाओं को खत्म करने की मांग की और विभाजन के पार संदेश भेजते हुए कहा, हम सीज फायर लाइन को खत्म करना चाहते हैं और हमें आपके समर्थन की जरूरत है। तो देखिए, POJK में लगातार बवाल मचा हुआ है। जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार मुनीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए हैं और इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना और
जो नेता हैं उनकी ओर से 3 हफ्ते तक इन्हें खाना नहीं दिया गया है। 3 हफ्ते से बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में पीओजेके की जनता आ गई है और इस बीच एक बड़ा संदेश यहां पर पीओजेके देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें भारत में मिलना है। तो हालांकि अब उनके इस मांग पर क्या रुख भारत अपनाती है इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल देश की बात में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार।